दोस्तों नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, आज मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसा कि बदलाव देखने को मिल रहा है और जैसे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई अपनी हार को लेकर के, क्योंकि केंद्र से तो कोई उसे उम्मीद नहीं है, केंद्र की कोई ऐसी योजनाएं भी नहीं है। भले ही गोदी मीडिया जो है भले ही कुछ भी दिखाता रहा हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है 2024 के लिए? 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा का प्लान ये नहीं है कि विकास गिनाया जाए, ये नहीं है कि बेरोजगार गिनाए जाए, ये नहीं है कि पता नहीं क्या से क्या कर दिया जाए। लेकिन हां, इतना जरूर है कि यहां पर मध्य प्रदेश में भक्ति काल की शुरुआत होने जा रही है। ये प्रयोग है या संयोग है ये कह नहीं सकते। यहां पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी समेत कई ऐसे मतलब जो हिंदू संप्रदाय के प्रवचन करने वाले लोग हैं या हिंदू संप्रदाय में भगवान के प्रति अपनी आस्था रखने वाले भक्तों के बीच मशहूर हैं, उनकी 500 से ज़्यादा कथाएं 6 महीने में प्रायोजित की जाएंगी बीजेपी के द्वारा। यह है प्लान। इसमें 153 विधानसभा सीटों पर धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा, पंडोखर सरकार का प्रभाव 6 महीने में 500 से ज्यादा कथाएं होंगी। मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बाबाओं के दरबार में नेताओं की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। अपने अपने इलाकों से मंत्री से लेकर के विधायक तक उनकी कथाओं के जरिए वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं। नेता अपनी छवि बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने में लगे हैं। शिवराज सरकार के कई मंत्री अपने अपने क्षेत्र में कथा करा चुके हैं। भाई अपने क्षेत्र में कथा करा रहे हैं तो वोटिंग तो उन्हीं की बन रही है ना भाई। देखिए ना, सियासत का गणित और सियासत की पॉलिटिक्स। और जबकि दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद भी कांग्रेस कहीं अभी चर्चा में नहीं है। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी ही धार्मिक आयोजन कर राजनीतिक पुण्य प्राप्ति का जतन कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी इन बाबाओं की कथाओं से राजनीतिक प्रसाद हासिल करने में लगे हैं। लेकिन किसी कांग्रेसी नेता का इसमें नाम स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि ये बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि कांग्रेस के नेता भी ऐसा करा रहे हैं, लेकिन किसी नेता का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। दैनिक भास्कर की पड़ताल से पता चला है कि प्रदेश में बीते 6 महीने में 500 से अधिक धार्मिक कथाओं का आयोजन हो चुका है। इनमें से अधिकांश कथाएं नेताओं द्वारा आयोजित कराई जा रही हैं। इसमें 3 कथावाचकों बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कुबरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा और पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा का प्रदेश की 230 में से 153 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। यही वजह है कि अधिकांश मंत्री और विधायक इन बाबाओं के दरबार में शरणागत हो गए हैं। साथ ही जया किशोरी की कथा सुनने के लिए भी लोगों की भीड़ लग रही है। यहाँ ये भी हवा उड़ाई जा रही है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो भी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का विवाह जया किशोरी के साथ हो सकता है। संबंध क्या है? बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को आजकल सनातन धर्म का पोस्टर बॉय गोदी मीडिया ने बना दिया है, सेंट्रल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए। उनके धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था रखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। इसका प्रभाव बुंदेलखंड सहित अन्य इलाकों के 89 विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा है। कुबरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा मालवा, निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम अंचल के 91 विधानसभा क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। इसी तरह पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा पर आस्था रखने वाले ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के 59 विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। इनमें से 89 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां तीनों बाबाओं का प्रभाव दिख रहा है। साधु संत और कथावाचकों का अगर असर हुआ तो सीधे सीधे राजनीति पर असर होगा। 230 में से 103 सीटें जहां किसी न किसी संत और आश्रम का प्रभाव है, इसलिए नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं और उस पर सीधा ये प्रभाव डालेंगी। करीबी मुकाबलों में संत बाबाओं की भूमिका ज़्यादा होती है। हर चुनाव में 30-40 सीटें ऐसी होती हैं जहां जीत का मार्जिन 5 से 10 हज़ार के बीच होता है। 3 दिन की कथा में 5 करोड़ का खर्च किया गया। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जानकार कहते हैं किसी भी कथा या सम्मेलन यदि 3 दिन से अधिक होता है तो उसका खर्च 4 से 5 करोड़ रुपए तक जाता है। इस तरह इस बार आयोजनों में 200 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है। यानी कि अब मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक मोदी न होकर के बागेश्वर धाम के बाबा हो गए हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री आर.डी. प्रजापति कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी राशि विकास कार्यों में खर्च होती है उससे ज़्यादा की नेटवर्थ 5 बाबाओं की है। जितना विकास कार्यों में राशि खर्च होती है ना, उससे ज़्यादा दौलत इन बाबाओं के पास है। और बाबा जो है
इन्हीं के आश्रय में पलते बढ़ते हैं और यही लोग इनका काला धन सफेद करते हैं, यही बाबा। कथा का आयोजन करने वाले बीजेपी नेताओं में पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस भी शामिल हैं, जो पिछला विधानसभा चुनाव बुरहानपुर से हार गई थीं। उन्होंने हाल ही में प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन बुरहानपुर में कराया था। वे कहती हैं, मैं पिछले 15 साल से धार्मिक आयोजन कराती आ रही हूँ। इस तरह के आयोजन के पीछे उन्होंने 2 प्राथमिक कारण बताए। पहला, लोगों को एक आदर्श नागरिक बनाने में मदद करता है। जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को एक आदर्श स्थान बनाएं, जिसमें धर्म और संस्कृति लोगों के जीवन का हिस्सा हो। उन कथाओं में लाखों लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें एक नैतिक शिक्षा मिलती है। दूसरा, सामाजिक स्तर पर विभाजन को खत्म करना। उन्होंने कहा कि जब लोग एक कथा में शामिल होते हैं तो अपने जातिगत पूर्वाग्रहों और शिकायतों को भूल जाते हैं। वे सामाजिक समरसता कायम करने में मदद करता है। यह पूछे जाने पर कि क्या इसका राजनीतिक स्वार्थ है, इस पर चिटनिस कहती हैं, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपका समर्थन करने को तैयार रहते हैं। तो ये वो वजह है जिसमें दलित समुदाय जब इन भाषणों में शामिल होता है, इन कथाओं में शामिल होता है, उसको भी लगता है कि उसको बराबरी का हिस्सा दिया जा रहा है। इसीलिए जय हिंदू राष्ट्र की मां उठ जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई हो, ये सब अपना अपना गुणगान शुरू कर देते हैं। कथा हमारे और जनता के बीच का रिश्ता गहरा करती है। शिवराज सरकार में कृषि मंत्री रहे गौरीशंकर बिसेन कथा कार्यक्रम में मेजबानी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी भी यही बात रहती है। कथा प्रवचन लोगों को खुश करते हैं और आप यकीन जानिए, इन कथा प्रवचनों में अधिकतर दलित लोग आते हैं और वो लोग आते हैं आदिवासी लोग, जिनको एक तरफ तो हिंदू कहा जाता है, लेकिन मंदिरों में एंट्री का उन्हें अधिकार नहीं होता। लेकिन जब इन कथा वाचकों के सम्मेलन बड़े बड़े होते हैं, जब इनमें बराबरी में बैठने का अधिकार मिलता है, तो इनको गलतफहमी हो जाती है कि हम हिंदू हो गए। 5 लाख की भीड़ आसानी से जुट जाया करती है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा का भाग में कथा का ज़्यादा प्रचलन है। इन सारे अंचलों में मध्य प्रदेश के शिवराज कैबिनेट के एक अन्य मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर स्वीकारा कि राजनीतिक बैठकों की तुलना में धार्मिक आयोजनों में भीड़ को आकर्षित करना ज़्यादा आसान होता है, उसमें ताकत ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा, राजनीतिक बैठकों में हम 1 लाख से अधिक लोगों को नहीं जुटा सकते, लेकिन ऐसे आयोजनों में हम 5 लाख लोगों तक को बड़ी आसानी से इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता और मतदाता लामबंद होते हैं। यह गुजरात में एक बड़ी सफलता थी और इसे गंभीर चुनाव प्रचार होने से पहले की तैयारी गतिविधि के रूप में तय किया गया था। ये गुजरात मॉडल था चुनाव का, प्रधानमंत्री मोदी का, जिस पर पन्ना प्रमुख और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। असली नीति किसी के सामने नहीं बताई जाती। गुजरात चुनाव में महीनों पहले कई बीजेपी नेताओं ने धार्मिक कार्यक्रमों की मेजबानी की थी, जिसे विपक्षी दल कांग्रेस ने सरोगेट अभियान बताकर इसकी आलोचना की और कांग्रेस इसमें फंस गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता भी कथा भागवत फार्मूला अपनाते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता भी इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस के नेता का नाम यहां पर नहीं सुनने को मिल रहा। धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक सुर्खियों में आ गए हैं हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर के, जिनके 2-3 लाख भक्त हर बार मंगलवार और शनिवार को बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। मोदी और शिवराज की तारीफ कर चुके हैं प्रदीप मिश्रा खुले मन से। पंडोखर सरकार का दरबार सबसे पुराना है। ये भी प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इमरती देवी तक हाजिरी लगाने यहाँ पहुँचे थे। राज्य में पिछले चुनाव में कंप्यूटर बाबा अचानक सुर्खियों में आए थे, उनका भी नाम आपने सुना होगा, लेकिन आश्रम पर छापा मारा गया। कंप्यूटर बाबा सरकार के विरोध में बयान दे रहे थे, इसे छापा मार दिया गया। साल 2018 में नर्मदा और क्षिप्रा नदी की सफाई को लेकर के साधु संतों ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम आदि विधानसभा सीटों में देखने को मिला था। इसकी वजह से महाकौशल में बीजेपी को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, कंप्यूटर बाबा की वजह से। कथा के जरिए जनता में पार्टी की पकड़ को मजबूत करना, ये बीजेपी के नेताओं का सबसे पहला शगल होता है, सबसे पहला एक टारगेट होता है, और नेताओं का सबसे बड़ा रक्षा कवच बन जाते हैं ये संत। जानकार मानते हैं कि प्रदेश कि 230 में से 103 सीटों पर साधु संतों और आश्रमों का प्रभाव है। तो क्या बीजेपी इस बार अपने विकास के कार्यक्रमों को लेकर के चुनाव में नहीं जाएगी? लेकिन यहां पर एक बात बता दें, एक भैयू जी महाराज थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और सबसे ताकतवर संत थे भैयू जी महाराज।
भय्यूजी महाराज ने राज्य मंत्री का पद ठुकरा दिया था। राजसंत होने का दावा करने वाले उदय सिंह देशमुख और भय्यूजी महाराज के बड़े राजनेताओं से लेकर बिजनेस, फिल्म दुनिया के हस्तियों के बीच पकड़ थी। भय्यूजी से पीएम नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, मंच से प्रमुख राज ठाकरे, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता जुड़े थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियों में उनकी स्टाइल भी लग्जरी स्टाइल की थी। अन्ना ने उनके हाथ से जूस पी करके मतलब अपना अनशन तोड़ा था। लाइफ स्टाइल लग्जरी थी, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने आत्महत्या कर ली संदिग्ध परिस्थिति में। उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। कोशिश करेंगे इसका भी खुलासा करने की, और वो बेरहम मौत कैसे हो गई। ऐसे संत जिनको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, ऐसे संतों को खुद खा जाती है। तब क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई और मुद्दा नहीं बचा है? केवल संतों को आगे करके चुनाव लड़ेगी, या भारत माता को चुनाव, या हिंदू धर्म को आगे करके चुनाव लड़ेगी? क्योंकि जो विकास की बातें थीं, विकास की बातें अदानी की मोहब्बत में जो है गायब हो चुकी। अब तो एक गाना चल रहा है, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, यानी कि अदानी पर। तो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र की मांग रोजाना सोशल मीडिया पर यूं ही नहीं उठाई जाती। पहचानिए अपने वोट की ताकत, पहचानिए अपने आप को। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।